मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हमने एक खबर में आपको बताया था कि कुर्ला के लोगों को टिटवाला में घर दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी और काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला जो बिल्डर है इनामुद्दीन निज़ामुद्दीन खान, इनका जो टॉर्चर है क्लाइंट के साथ में काफ़ी ज़्यादा है। और जो है रूम दिलाने के नाम पर पैसे तो ले लेता है लेकिन जो है ताबा नहीं देता। ऐसे तमाम बातों को लेकर के हमने पूरी खबर में आपको बताया था कि उससे कैसे सावधान रहे। और साथ ही में काफ़ी सारे लोगों का उसने पैसा जो है लिया था लेकिन उन्हें रूम नहीं दिया। ऐसे ही एक विक्टिम हमारे साथ मौजूद है जो कि 8 साल से तमाम संघर्ष कर रही है कि उन्हें रूम जो है वो मिल जाए, लेकिन इनामुद्दीन निज़ामुद्दीन खान जो है वो रूम दे नहीं रहा। और फिलहाल अगर रूम देने की बात करें तो रूम भी नहीं दे रहा और साथ में हरेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, जिसके चलते हम इनके पास जो है संपर्क कर यहाँ पर आए हुए हैं। और इनके पास आने के बाद हम जो है सबसे पहला सवाल करेंगे कि कब आपने ये रूम जो है ख़रीदा था और कब से आप अपनी न्याय के लिए लड़ रहे हो? रूम मैं खरीदी थी 2014 में, नहीं 2013 में। 2014 में तो ये बिल है, 2014 का ये बिल है। 2013 में जब मैंने टेकरी पे रूम खरीदा था तो 1 साल लग गया था इनको देने में। 1 साल के बाद जब 2014 में मेरे को रूम रजिस्ट्रेशन कर दिए, दे दिए, एक बिल आया, मेरे को बोले ले लो, मैंने ली। और पेपर वो टाइम पर नहीं बना था, ये तो कह रहे थे कि पेपर बना हुआ है, लेकिन मेरे हाथ में पेपर नहीं आया। बहरहाल बिल अगर आ गया है तो रूम मेरे नाम से हुआ था, लेकिन किसी वजह से मेरी जेठानी या घर वालों की वजह से मालूम पड़ा कि वो टेकरी पर है, पहाड़ी इलाका है इसके लिए, और छोटा एरिया है, 200 के एरिया की हम लोग की पहले बात हुई थी। और उसके बाद में हम लोग बोले कि बनेली में इनका जगह है, पता करते हैं। वो टाइम पे सब मैदान था, अभी जो है सब नए हैं। वो टाइम पे सिर्फ हम लोग ही पहले गए थे, अब नए लोग हैं तो उन लोग क्या जानेंगे मेरे बारे में, जो उन लोग से झूठ झूठ बुलवाया जा रहा है। उन लोग जब मुझे पहचानेंगे नहीं तो कैसे बोलेंगे। अब 2014 में जब मैंने वो रूम टेकरी वाला कैंसिल किया तब मैं बोली मेरे को बनेली में रोड पे दूसरे नंबर पर दे दो, तब बोले ठीक है ले लो। उसी बीच में बोले काम चालू करना है, थोड़ा बहुत पैसा और दे दो। और जो ये रूम का हमने पैसा वो रूम कैंसिल किया वो पैसा डिपॉजिट में डाल दिया। और फिर बोले कि ठीक है काम चालू करना है, थोड़ा बहुत और पैसा दे दो, काम चालू करते हैं। हमने पैसा भी दिया और उसके बाद में काम भी चालू हुआ, रूम भी तैयार हुआ। कुछ महीनों के बाद फिर जब बोली मेरे को ताबा दो तो बोले अरे वो तो रूम बिक गया है, तो आप दूसरा नंबर वाला ले लो, यानी कि रोड के तीसरे नंबर पर। तो उस शुरुआत तो वहीं से हो गई थी हमारी किरकिर कि मैंने जो बोला, जो रूम मैंने दे के पैसा और बोल के उन्होंने मना किया। तीसरे नंबर पर बोले तो तीसरे नंबर पर मैंने अब क्या करें, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं हाँ बोली। तीसरे नंबर वाला भी वही हाल हुआ, उसका वही हाल हुआ। बनाने के बाद में, तैयार होने के बाद में वो भी बेचा गया, उसका ताबा भी मुझे नहीं मिला। फिर उसके बाद में फिर बोले चौथा वाला ले लो। वो टाइम पर ये इंसान थे शायद किसी वजह से जेल में थे, वो बाहर आउटसाइड कहीं कुछ हुआ था। अब अल्लाह बेहतर जाने सही है या गलत है, उन्होंने खुद से मुंह से बोला था कि मैं बाहर हूँ और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ था वो मुझे हकीकत नहीं पता है। बोले मैं जेल में हूँ, बात नहीं हो पा रही है, ऐसा वैसा। तो मैं बोली ठीक है। बोले मैं शिव को अपने पार्टनर को भेज देता हूँ और वो रूम दिखा देगा, वो आप ले लो। दिखाए उन्होंने, रूम बड़ा था और हम लोग की बनेली में 300 के एरिया की बात हुई थी। शिव ने दिखाए, रूम खाली पड़ा है, बोले ले लो। मैं बोली हाँ ठीक है मुझे यही दे दो। तो बोले थोड़ा काम बाकी है, उसको क्लियर करके मैं आपको दे दूंगा। तो मैं बोली ठीक है। अच्छा, थोड़ा काम में करते करते 6-7 महीना इन्होंने खींच लिया। 6-7 महीने के बाद मैंने बोला कि मेरे को घर में प्रेशर आ रहा है, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि कैसा बात करी थी, क्या हो रहा था, अभी तक रूम नहीं ताबे में आया। तो इनको मैंने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया, मैंने बहुत सारा मस्का मारा, बहुत सारा बोली कि बाबू मुझे दे दो, हम लोग गरीब आदमी हैं, शिफ्टिंग में ले ले, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमको वहाँ पे रहना भी पड़ जाए। तो बोले, वही बोल के वो 400 का एरिया देने के बाद काम चालू है करके 1-1.5 साल के बाद मालूम पड़ा कि वो रूम उनका झगड़े में है। किसके साथ? पवार भाई के साथ। पवार भाई कौन है? वहीं कहीं के गांव वाले हैं। अब बोल रहे हैं अब वो रूम में नहीं दे सकता, इसके लिए अब झगड़े में फंसा है, ऐसा है वैसा है, ये बोल के। तो अब मैं क्या करूं? मैं बोली मेरे पास तो अब कोई रास्ता भी नहीं बचा, अब मैं करूं तो क्या करूं? तो बोले कि मेरा आरजोन पे अभी है, बाकायदा उनका रिकॉर्डिंग होगा, है कहीं ढूंढने पर मिलेगा। वैसे तो मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ, ये तो एडवोकेट है भाई, क्रिमिनल माइंडेड है, इतना सारा इल्ज़ाम लगा चुके हैं मेरे को कि मैं क्या क्या हूँ, मेरी खूबियाँ गिना चुके हैं। बहरहाल उस मुद्दे पर मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन
वो रूम भी समझ लो कि कैंसिल ही हुआ। और इन्होंने क्या बोले, आरजोन का रूम जा रहा है हाईवे में और मैं आपका पेपर बना देता हूँ और वो रूम में आप शिफ्टिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सर्वे करवा के अकाउंट में पैसे आ जाएगा, फिर आपको टिटवाला आने जाने से भी फुर्सत हो जाएगा, आप कहीं और अपने हिसाब से ख़रीद लेना। तो मैं बोली चलो ठीक है। पेपर इन्होंने बनाया है, इतना सारा पेपर है, इसमें गिनने जाएंगे देखेंगे। तो अगर मैं गलत हूँ तो ये देखिए इनामुद्दीन साहब का फ़ोटो और मेरा फ़ोटो, और इसमें ढूंढेंगे तो उनका आधार कार्ड भी मिलेगा। अगर मैं फ्लॉट कर रही हूँ, कुछ गलत कर रही हूँ, तो ये सब प्रूफ किसने तैयार किया, किसने बनाया, ये सब फ्लॉट मेरे को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बहुत सारा। और मेरे हस्बैंड को धमकी दी जा रही है कि वो जो वीडियो बना हुआ है उसको डिलीट करवाया जाए, नहीं तो मैं तेरे औरत को ये चरस गांजे के उसमें फंसा दूंगा। 8 दिन बाकी है तेरे उसके लिए, तू होशियार हो जा और अपनी औरत को समझा दे, वो वीडियो डिलीट करवा दे। बहरहाल मैंने वीडियो ये सब इन लोग को बोल के ना बनवाया था, ना उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना था। अब इन लोगों को ये सब वीडियो वायरल होने के बाद जब ये वीडियो जब इमामुद्दीन ने बनाया तो उसके बाद में इन लोगों ने मेरे को पूछा कि आप ऐसा ऐसा आपके साथ हो रहा है और वो खुल्लम खुल्ला आपका नाम लिया जा रहा है। तो मैं बोली कि बेटा क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है और मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया है, तब उनका थोड़ा पोल खुलने लगा तो वो सीधा बोल दिए कि ये काम तकरीमुन का है। इसके लिए फुल टारगेट मेरे ऊपर आ गया और मेरे को ब्लैकमेलिंग, खंडनी और क्या क्या जाने, वो तो मुझे पता भी नहीं है क्या होता है और अल्लाह ही बेहतर जाने। वो सब केस की तैयारी कर दिए कि मैं लगाऊंगा केस में। बहरहाल वो मुझे कोर्ट में ढूंढ खींचे, मुझे इंतज़ार है कोर्ट में जाने का। और मुझे यकीन है कि हमारे देश या हमारे इंडिया या हमारे महाराष्ट्र के पुलिस और हमारे संविधान और कोर्ट पर कि ऐसा मैं अगर कोर्ट में नहीं पहुंच पाई तो ठीक है, इमामुद्दीन के जरिए ही मैं पहुंचूंगी, कोर्ट में पहुंचूंगी। जो भी हमारे पास टूटा फूटा वॉइस मैसेज है और कुछ किरकिर होने के बाद इन्होंने कुछ चेक भी वापस किए थे जोश में कि ले लो अपना चेक, ये चेक बाउंस हो गया था, ये चेक भी उन्हीं का है, ये भी चेक बाउंस हो गया था। और उसके बाद में गलती मेरी ये है कि उस टाइम पे मैंने इनके ऊपर केस नहीं किया और मैंने आंख बंद करके इंसान पर भरोसा करती थी, मैंने केस नहीं किया। बहरहाल इसमें उनका नाम, सिग्नेचर और मेरा खुला नाम आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ तो ये उन्होंने मुझे चेक क्यों दिया, क्योंकि हमारे बीच में फिर वहीं पे किरकिर हो गई थी, झगड़ा हो गया था। मैं बोली मेरा पैसा वापस कर दो, तो इन्होंने मेरे को चेक उठा कर दे दिया। हाँ, अच्छा, ये जो तमाम आप बातें बोल रहे हो, आपके अलावा भी काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनसे कैसी अपील रहेगी कि वो भी जो है अपने इंसाफ के लिए आगे आए? और काफ़ी लोग जो है वो डरते हैं, जैसे आपने बोला हरेसमेंट। यस, मेन मुद्दा क्या है, एक बिल्डर है और क्राइम माइंडेड के हैं, मतलब उनका दिमाग बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो मेरे पास प्रूफ इस बात का नहीं है जो बोलने जा रही हूँ। 2012 में ये इंसान नूर मेडिकल नारायण नगर गैबनसा रोड पर बतौर एम्प्लॉय काम करते थे अपने ससुर के मेडिकल में। अगर किसी को प्रूफ लेना है तो नारायण नगर में आए, बुजुर्गों से पूछे, फ़ोटो दिखाए कि ये इंसान को जानते थे। 3 नंबर खाड़ी में ये रहते थे, 3 नंबर खाड़ी में इनके रिश्तेदारों का मेडिकल था। उसी के ऊपर मैंने यकीन भी किया था, बोले हमारे ये रिश्तेदार हैं, हमारे वो रिश्तेदार हैं, अशरफिया के पास हमारे रिश्तेदार का मेडिकल है, वो सब मैंने करके यकीन किया था। बहरहाल इन्होंने फंसाया, मेरे को फंसाने की कोशिश बहुत अच्छी की है। ठीक है, चलो फंसाओ। तो ये जो आर जोन का एरिया इन्होंने मुझे बोला था सर्वे होने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इनफैक्ट ये मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, ये मेरे पास सिर्फ जेरोक्स है जिसमें इनका भी आधार है और सिग्नेचर है बाकायदा, डेट भी आप देख रहे हैं और सब मराठी में लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है इन्होंने जब यही जाने, सिग्नेचर किए हैं, अंगूठा लगाए हैं। तो मैंने बोले थे जून तक का हो जाएगा, जून तक का आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 2019 की बात ये है। शुरुआत हुआ था 2013 से और एंडिंग हुई 2019 में। उस इतने बीच में मैं जद्दोजहद करने के बाद भी मुझे रूम नहीं मिला। और ये 2000 कहते हैं, मैं तो 2012 में बिल्डर नहीं बना, 13 में बना, मेरे से बोल रहे थे काफ़ी पहले। तो 2013 में बिल्डर बने। मैं तो 25 साल से एक ही जगह पर हूँ। 2013 में बिल्डर बने, 2022 से लेकर
25, 30, 50 जगह क्यों बदले? अगर ईमानदार हो तो आज के डेट में किसी को मालूम नहीं है कि ये बंदे कहाँ हैं। और ये हो रहा है कि ये सर्वे हो गया है, पब्लिक जान रही है, लेकिन उन सोच रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे। वहाँ वाले लोग इंतजार कर रहे हैं, मुंह पे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। सब डर रहे हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा। किसी कोई बोल रहा है कि सर्वे होने के बाद इनका पैसा आ चुका है, मगर अब इन्होंने क्या किया, उनको दिया या नहीं दिया वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ना मेरे अकाउंट में आया है। और वहाँ पर अगर किसको शक दूर करना है, किसी मीडिया वाले को, किसी पुलिस कर्मचारी को, किसी कमिश्नर को, टिटवाला पुलिस को, वो जाएं आर जोन के एरिया में सर्वे करें इमामुद्दीन साहब का चौल किधर पे है, तो मालूम पड़ जाएगा कि वो चौल यहाँ पर है और सर्वे हुआ है। और सर्वे होने के बाद सर्वे हुआ है ये तो 100% सभी को मालूम है, लेकिन अकाउंट में पैसे किसके आए हैं, किसके हाथ में गए हैं या नहीं आया है, वो इमामुद्दीन से सवाल करें और वो पूछे जो आज अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, साफ सुथरा हूँ, और मेरे को बोल रहे हैं पार्टियों में झंडा लेकर घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ब्लैकमेलिंग करती है। अगर ब्लैकमेलिंग करती ना तो आज 25 साल से इतने बड़े रूम में नहीं रहती। और आप शरीफ होते तो 2013 से और 2022 से लेकर करीब 1.5-2 करोड़ का प्रॉपर्टी नहीं बना लेते। इसका प्रूफ है कि आप लोगों को चीट किया है, आपने ठगा है जो गरीब हैं। आपने एक बार अपने मुंह से बोला था कि एक औरत फिनाइल पी ली है, और वही टिटवाला पुलिस में आपका फैसला हुआ था, आपको वो औरत को रूम देना पड़ा था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है सुसाइड करने की। तंग तो मैं बहुत आ गई, बहुत बार सोची, क्योंकि घर में भी ताने सुनने मिल रहे, बच्चे जवान हो गए, शादी करेंगे, तो सोची थी कि भविष्य में शादी करेंगे बच्चों का तो काम आएगा। मैं वो सब ना मुझे रूम मिला, घर में ताने लेके गई, पैसा डुबा दी, अपने मन का करी। और वो कह रहे हैं कि मैंने इसको दिया हूँ, क्या दिया हूँ पैसा, या इतना सारा तो इल्ज़ाम लगा चुके हैं। मेरे पास प्रूफ है। खैर ठीक है, प्रूफ है तो कोर्ट में पेश करिएगा और आप कानूनी लड़ाई लड़िए इंशाअल्लाह। लेकिन मैं खुद से नहीं जाऊंगी कानूनी लड़ाई कर। उन्होंने फ़ोन उसमें वीडियो में बोले हैं कि मैं कोर्ट में उसको वीडियो में नहीं बोले हैं, वो मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके धमकी दिए हैं कि मैं कोर्ट में, मेरे पास प्रूफ है, मैं कोर्ट में ये करूँगा, और उसके अलावा तू अगर वीडियो नहीं डिलीट करवाया तो तेरे औरत को मैं गांजा, चरस और जो आप लोगों ने वीडियो बनाया है उनके नाम से, उसमें मेरा कहीं ना लेना देना है ना नाम निशान है। और उस वीडियो के आधार पर आज मेरे ऊपर इतनी सारी मतलब ये परेशानी आई है, उसी वीडियो के आधार पर। इसीलिए मैंने बोला बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो, और ये सब मेरे ऊपर बिल फट रहा है। और कह रहे हैं कि मैं चरस गांजे में फंसाऊंगा, ब्लैकमेल करती है तेरी औरत, जाने क्या क्या, वो सब तो मुझे मालूम भी नहीं है। ये क्रिमिनल माइंड वाले लोग को ये सब मालूम रहता है, कानून क्या है, व्यवस्था क्या है, और लोगों को कैसे ठगना है। और बहुत लोग हैं, कोई फिनाइल पिया, कुछ लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की, मन मेरा भी हुआ सुसाइड करने का, लेकिन मेरे को मौत से डर लगता है। अगर मर जाएंगे, कुछ कर लेंगे तो ना यहाँ ठिकाना, ना अल्लाह के यहाँ ठिकाना, और दुनिया थूकेगी अलग से, अरे क्या वजह थी सुसाइड कर ली। बहरहाल मैंने ज़िंदगी से जद्दोजहद किया, लड़ाई की, अपने आप से लड़ाई की, सब्र किया कि देखेंगे आगे चल के क्या होता है। बस खाली टाइम देते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख दिए हैं, ना मुझे आर जोन के पेपर का पैसा मिला, ना अकाउंट में आया, ना वहाँ पे रूम मिला। ये कह रहे हैं वो रूम का मैंने पेपर बनाया है, और वो बनेली का वहाँ टेकरी के ऊपर का भी बनाया था ना। टेकरी वाला मुझे ताबे में, तो वो तो बोले थे कि ले लो, लेकिन वो मुझे कैंसिल करना था अपने घर में, हमारे घर में। अभी अगर आप चाहो तो जाके टिटवाला में पता कर सकते हो कि है जो उस टाइम पर। हाँ एक बात और, ये कह रहे हैं जिसने जितना तूने पैसा दिया है, तेरे औरत ने जितना पैसा दिया है वो दलाली करी है, तो वो प्रूफ करे मैंने किसको लेके गया था, दिया था। मैं जब शुरुआत करी थी सुनीता के हाथ से, सुनीता मेरी जेठानी और मैं 3 लोग गए थे इनके पास 3 नंबर खाड़ी में। अब 3 नंबर खाड़ी में गए थे, मैंने वो टाइम पर शुरुआत में मैंने 1.5 या 2 लाख दिया था टोकन के तौर पर कि मेरे को बाबू जल्दी दे देना रूम तैयार करके, और फिर जैसे ही क्लियर होगा मैं आपको पैसा भी दे दूंगी। शुरुआत वहीं से हुई थी। तो उस चीज़ की प्रूफ सुनीता है, बीच बीच में तो वो नहीं आई, लेकिन शुरुआत में जो पैसा दी तो उसने भी थोड़ा बहुत दी थी, लमसम 50,000 तक, वो भी गई थी, साथ में मेरी जेठानी भी थी। तो वहाँ से शुरुआत हुआ, उसके सामने मैं 1.5 लाख या 2 लाख दी। तमाम पैसा देने के बाद भी रूम नहीं मिला? नहीं, इतना सारा पैसा देने के बाद भी रूम नहीं मिला। आर जोन का पेपर बनाया गया, सर्वे हुआ, उसका पेपर आया, क्या पैसा आया, कहाँ गया, अल्लाह ही बेहतर जाने। मुझे कुछ नहीं मिला, ना रूम ताबे में मिला,
और जब लास्ट में एंडिंग में थक गई तो मैं बोली मुझे कहीं तो दे दो, कहीं तो दे दो। तो बोले ठीक है, अब मेरा तो बनेली में ख़त्म हो गया है, आरजोन का सर्वे हो गया है, आप जानते हो। तो मेरा आगे वाले चौल में बनेली में एक रूम है, तो मैं आपको उसमें दे देता हूँ। तो इनसे मेरी हुई थी 300 की बात, यानी कि 300 एरिए की, और इन्होंने मुझे दिया 400 का। तो हमारी बात 300 एरिए की, 200 एरिया टेकरी वाले का 3,30,000 की बात हुई थी। जब मैंने टेकरी कैंसिल करके जब यहाँ पे आई बनेली में, तो बनेली का 300 का एरिया 5,30,000 में हुआ। और उसके बाद में आर जोन का पेपर बनाने के लिए इन्होंने कैश 30 लाख रुपया मेरे से लिया। तो सॉरी 30,000 लिया था मेरे से। ठीक है, मतलब इतना पैसा ले लिया है, और बातें भी जो है अगर कहने जाएंगे तो इतनी है कि वो समझ भी नहीं पाएगा, इतनी सारी बातें, और लोग भी जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। है ये 9 साल की यानी कहानी इतना पैसे देने के बाद भी रूम जो है अभी तक नहीं मिला। और एक पेपर मैं दिखाना चाहूँगी कि जब उन्होंने लास्ट में मैं थक गई, रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो रूम है, मैं उधर आगे का देता हूँ, 400 का एरिया है, तो थोड़ा आपको पैसा बढ़ाने के देना पड़ेगा। और मैं इस टाइम पे जेल में भी हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, इस हिसाब से मेरा इनके पास पैसा बढ़ते गया। लेकिन मैं इतना भी, चलो नहीं पढ़ी लिखी हूँ और नहीं समझदार हूँ उतना, लेकिन इतना भी नहीं समझदार हूँ कि एक साथ उनको बिना रूम के दे दूँ पैसा। इसी बहाने से धीरे धीरे पैसा निकालते गए। तब जब 400 का एरिया इन्होंने मुझे दिया, तो उसमें रहे थे भाड़ूत। तो इन्होंने कहा कि मैं अभी जेल में हूँ और पैसा शिव के हाथ में दे दो, और वो भाड़ूत है, आप चाहो तो उसी को रखो, चाहो तो तुम दूसरे को रख सकते हो। तो मैंने सोचा दूसरे को ढूंढने से बेहतर है मैं उसी का एग्रीमेंट बना देती हूँ। उसका मैंने एग्रीमेंट बनाया था, मोनू नाम करके था वो छोकरा, भाजी वाजी बेचता है आज भी टिटवाला में। और मैंने इधर मेरा साइन है और मोनू का है, ये मैंने कुर्ला कोर्ट में बनाया था। और वो रूम में मैं रही, मैंने वो रूम में वो भाड़ूत को 5 महीना 6 महीना अच्छे से रहा। उसके बाद में मेरे को एक कॉल आने लगा महफूज नाम व्यक्ति का। तो वो महफूज कह रहे हैं कि मेरे को इमामुद्दीन ने बोला था कि ये आपका जो रूम है मुझे चाहिए, किसी को देना है शिफ्टिंग में। तो मेरे को बोले कि ये मेरा रूम है। और जब 5-6 महीने बाद मेरे को मालूम पड़ा कि वो महफूज नामक आदमी कह रहे हैं कि ये मेरा है, इमामुद्दीन बोला था मैं शिफ्टिंग में दे रहा हूँ, और अपना बोल के मेरे से इसके बारे में 20,000 बढ़ा के भी लिए थे। कुल मिला के पेपर ये अर्जुन का वाला भी बना के मेरा 5,80,000 हुआ था। और उसके बाद में इन्होंने ये जब बड़ा वाला रूम दिए 400 का एरिया, तो एक्स्ट्रा मैंने 20 दिया, तो उसी में मिला के 580 हो गया। जब हो गया 580, मैंने भाड़ूत खुशी मन से, मैंने वो जब पेड करने का टाइम आया तो एक्स्ट्रा मैंने 20 दिया और ऊपर से 180 कुछ दी थी। इसी लमसम ऐसे बहुत सारी बातें जो है वो है। सारी बातें हैं। तो अभी 2 मिनट रुको आप, मेरे को इतनी बातें, तो कल मेरे ऊपर इतना सारा इल्जाम लगा रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी? नहीं, कैसा है ना, ज़्यादा जो है अगर लंबी वीडियो होती है तो लोग जो है, बहुत सारे लोग हैं जो पूरा देखते नहीं है। कैसा तकरीबन बहुत लंबा हो गया, हम अगले भाग में जो है पूरा और विस्तार से। ये जो संविधान कहता है महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो, कानून कहती है महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो, तो ये मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। मेरे को न्याय चाहिए, मैं न्याय मांग रही हूँ मुंबई पुलिस से, टिटवाला पुलिस से, थाने कमिश्नर ऑफिस से मैं न्याय मांग रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को कानून के बारे में मालूमात नहीं है। बहरहाल मेरे को ये कहने का मतलब है, मैंने भाड़ू चढ़ाने के बाद में महफूज ने जब ऐसा फ़ोन किया तो मैं बोली तू जाके भैया इमामुद्दीन से बात कर, मेरे को इमाम ने दिए हैं, मैं नहीं जानती हूँ। तो उन्होंने क्या किए, इमाम ने किए, महफूज ने किया। 5-6 महीने के बाद चुपके चापके वो रूम, वो भाड़ूत मेरे को 5,000 रुपया दिया था इसमें डिपॉजिट। 9 साल की कहानी है बेटा। तो महफूज खाली करवाए, इमाम खाली करवाए, मुझे नहीं पता है, रूम खाली हो गया। फिर मैंने उनको बोला तो उन्होंने कुरान पाक की कसम भी खाई कि मैंने नहीं खाली करवाया है, हो सकता है महफूज नहीं करवाया हो। तो मैंने यकीन कर लिया, चलो ठीक है। उसके बाद में अभी क्या करेंगे, पड़ा पड़ाया रह गया। फिर फ़ोन करो तो अच्छा ठीक है, छूट के आऊँगा तो मैं करता हूँ आपका। इसी बोलते गए, तारीख पे तारीख मिलती गई, तारीख पे तारीख निकलते गई। फिर अभी लॉकडाउन से कुछ दिन पहले की बात है कि फिर यही हुआ। तो बोले, कई बार ऐसा बोले हैं जाके ताला चाबी ले लो, लेकिन जाओ तो वहाँ पे उसमें वो रूम में कोई ना कोई मिला रहेगा। तब जब गई, एक बार बोले कि जाके ताला चाबी ले लो, रूम खाली पड़ा है। तब गई वहाँ पे तो मालूम पड़ा उसमें फैमिली रह रही है। वो फैमिली वाले लोग कह रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे, हमारा इमामुद्दीन के पास
3 लाख रुपया अभी बाकी है और हम खाली नहीं करेंगे। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसा ऐसा बात है और उनको फ़ोन करो, बात करो। तो मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपके अकाउंट में पैसे लगा रहा हूँ, आप उनको दे दो और आप रूम ताबे में ले लो। तो इन्होंने 3 लाख देने के बजाय 50,000 दिया और बोले कि दे दो रूम मालिक को। तब जब हम लोग रूम मालिक को देने लगे तो रूम वाला बोला नहीं, हम 50,000 नहीं लेंगे, हमको पूरा 3 मिलेगा तभी हम खाली करेंगे। बस क्या, वो 50,000 तो मेरे पास अकाउंट में ही रह गया और वहीं पे मेरी कहानी हो गई दी एंड। उसके बाद में मैंने सिर्फ मस्का मारा, रिक्वेस्ट किया, बहुत सारा किया। मेन बात क्या है, जो मेरे को बोल रहा है कि ये ऐसा कर रही है वैसा करे, देखो इतना इतना दिन हो जाता है, हम अपने ही पैसे ही देते हैं और उन्हीं इंसान के पीछे भागते हैं तो कितना सब्र करेंगे। मैंने कई बार गाली गुलूज किया है, मैं एक सब करती हूँ, मैंने गाली गुलूज किया, झगड़ा किया, अभी क्या करेंगे, सब्र की एकदम इम्तिहा हो जाती है तो क्या करेगा इंसान। मैंने किया तो अब उस इंसान को जैसे लग रहा है ईगो हर्ट हो गया कि मैंने उनसे झगड़ा कैसे कर लिया, जबान कैसे लड़ाया। तो पैसा लिए हो तो भाई करके दे दो। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं या मैं तुमसे बात ना करूं, मैं तुम्हारे को मत सुनाऊं, मेरा रूम तो हटाओ ना, आप मेरा चेहरा देखो, ना मैं आपका चेहरा देखूंगी, क्यों देखने जाऊंगी। अब इतना सारा होने के बाद हम लोग चुप बैठ गए। और अब ये तुम लोगों ने कहाँ से क्या किया, कैसे वीडियो उसका वायरल किया। अब वो मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर करके धमकी दे रहा है, वीडियो डिलीट करवाओ नहीं तो तेरे औरत को मैं इसमें फंसाऊंगा, उसमें फंसाऊंगा। ये क्या बात है, मेरी शक्ल लग रही है कि मैं ड्रग्स डीलर हूँ या और कुछ हूँ। मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है और ज़रूरत पड़ा तो अगर कोई पूछना चाहे, कोई देखना चाहे, कोई सुनना चाहे, चाहे टिटवाला की चौकी हो, चाहे कोई कमिश्नर हो, मैं उसको दिखा सकती हूँ। वो कह रहा है कि मैं, तेरी औरत ड्रग्स डीलर है, तेरी औरत चरस गांजे के धंधा करती है, तेरी औरत क्या मालूम क्या क्या करती है, ब्लैकमेलिंग करती है और क्या क्या करती है। तो ये बताओ, इतना सारा मेरे पास पैसा होता तो मैं आज 25 साल से इस 10 बाई 10 के एरिया में ये रूम में सड़ते रहती और ये 9 साल के अंदर 1.5-2 करोड़ मालिक बन के और यहाँ वहाँ ऐश करता और किसी के हाथ भी नहीं लगता है, किसी के सामने नहीं आना। और 9-10 साल के बीच में कम से कम 25-30 जगह तो उन्होंने रूम चेंज कर दिया। किस बिल्डिंग में, पहले तो यहाँ पे रहते थे नूर मेडिकल पे, इनकी फैमिली थी। ठीक है अभी खाला जो आप बोल रहे हो, आपका लास्ट जो है एक अपील क्या रहेगी आला अधिकारियों से? मेरी आला अधिकारियों से यही अपील है, भाई मैं एक छोटी मोटी महिला हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं कोई ना बिल्डर हूँ ना कोई बड़ा आदमी हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे साथ इंसाफ हो और मेरे साथ न्याय किया जाए और मुझे चाहे पैसा वापस दिलवाया जाए, चाहे ये रूम मेरा मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं झूठ हूँ तो अब चलो ठीक है, मेरे पास पूरा प्रूफ नहीं है, मैंने बहुत सारे अंधविश्वास में केस दिए हैं, मैं मानती हूँ। मैं, उसने खुद बोला कि तू बेवकूफ़ है, अनपढ़ जाहिल गंवार है, तेरे सिर्फ जबान चलते, तू कुछ कर नहीं सकती। बराबर है, ठीक है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरी गलती ये है कि मैंने तेरे ऊपर आँख बंद करके मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया, ये तो पहली गलती मेरी यही है। और काफ़ी लोग होते हैं जब पेपर बनता है तो वो कोर्ट में चेक कराते हैं, वकील बुलाते हैं। मैंने कभी एक पेपर ले जाके वकील को नहीं चेक करवाया कि इसमें क्या लिखा है। और ये पेपर जो बना भी है, अब जब ये सब होने के बाद मैंने किसी को दिखाया तो इसमें काफ़ी जगहों पर इमामुद्दीन के साइन नहीं हैं, पैसा लेने के बाद भी साइन नहीं है। और अब मैं इससे ज़्यादा क्या रोऊं और क्या बोलूं और क्या, मैं बस यही मुंबई पुलिस, टिटवाला पुलिस से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, सर मेरी हेल्प कीजिए। मरने के बाद में कैंडल जलाने से कुछ मतलब नहीं होता है। जब औरत मर जाए, उसके साथ कुछ गलत हो जाए, वो आत्महत्या कर ले या कुछ कर ले तो आप आएंगे कैंडल जलाने, अरे बेचारी टोपी उतारेंगे, कैंडल जलाएंगे। लेकिन अगर इंसाफ दिलाओ तो जीते जी दिलाओ, तो आपको दुनिया माने, मैं भी मानूं। मेरे साथ इंसाफ करो और मेरे को इंसाफ दिलाओ, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। बस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये सब बातों को लेकर के फ़िलहाल पूरी तो चर्चा हो गई है। अब हम आपको अगले भाग में बताएंगे कि कैसे इनामुद्दीन की जो कहानी है वो सामने आ रही है और कैसे जो है चीटर बना है इमामुद्दीन खान। तो ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।